This is our Telegram channel, and you'll get my deposit notes over here. It's handwritten notes for short revision, and this is quite helpful, and it is available for free of cost. Okay, so let's start chapter now. Deposit is defined in section 2, subsection 31 of Companies Act 2013. Deposit covers section 73 to section 76A. Let us start with section 73. Section 73 is divided into two subsections, that is section 73(1) and subsection 73 section 73 subsection 2. In section 73 subsection 1, there is prohibition on acceptance of deposit from public. No company other than an eligible public company can't accept deposit from the members. Now, this section does not apply on two things, that is two companies, that is banking company and non-banking financial companies. ऑलराइट ना बैंकिंग कंपनी का तो काम ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. ना सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल्स और क्या प्रोसीजर्स है वो बताया हुआ है. सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में ये बताया है कि आप जब मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तब आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का सबसे पहले है कि मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपको पहले बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी. बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने का. सो मीन्स हेल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, मेकिंग ऑल द थिंग्स विच आर मेकिंग जनरेटिंग नोटिस फॉर जनरल मीटिंग. Okay, deciding date, time, place, where the general meeting should be held, etc. So after that, held the general meeting, pass the resolution, alright, and after passing that resolution, after you get the approval of accepting deposit from the members, what you have to do is you have to prepare a circular you have to issue that to the members. Preparing of circular, you have to include a financial statement which shows financial position of the company and the amount of deposit before the commencement of the act, or any deposit you are lying with, number of depositors, or any other information about the company which gives material information about the company to the depositors. Now you have to put the circular in the form of advertisement in the vernacular language newspaper which has wide circulation, and in English newspaper which to have a wide circulation. After that, what you have to do is you have to give this circular to the ROC within 30 days. Alright, in the deputy, inform deputy 1. सर्कुलर में आपको ये भी डालना है कि अगर ये डिपॉजिट सिक्योर्ड है या फिर पार्शली सिक्योर्ड है तो आपको डिपॉजिट के आगे सिक्योर डिपॉजिट या फिर अनसिक्योर डिपॉजिट लिखना पड़ेगा. सर्कुलर में आपको ये भी लिखना है कि अगर आप डिपॉजिट में जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो आप उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो, अपने एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो कि डिपॉजिट आप इस चार्ज को रियलाइज़ करके रीपे कर दोगे, तो ऐसा जब होगा तब आपको अपने सर्कुलर में ये भी डालना है कि कौन से एसेट पे आप ये चार्ज क्रिएट कर रहे हो. आफ्टर दैट ROC एक्सपायर हो जाएंगे 30 days आफ्टर गिविंग दिस सर्कुलर टू द ROC. नाउ द कंपनी विल गिव एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सर्कुलर in the form of deputy 1 to its members. एप्लीकेशन दे दिया, मेंबर्स सर्कुलर को पढ़ लेंगे, उन्हें ठीक लगेगा कि सब इन्फॉर्मेशन बराबर है, ROC ने जस्टिफाई कर दिया है. उसके बाद आप क्या करोगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी हुआ आपको एप्लीकेशन मिलने लगेगी, मीन्स डिपॉजिट मिलना लगेगा मेंबर से. आफ्टर रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट विदिन 21 डेज आपको रिसिट इशू करनी है डिपॉजिटर्स को. मतलब मेंबर्स को आप डिपॉजिट दे दोगे, रिसीट दे दोगे डिपॉजिट की. जो भी इंटरेस्ट पे आपने डिपॉजिट रखा होगा, लिया होगा, वो इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी. हर साल आपको 31 मार्च को, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके विदिन 90 डेज़ के अंदर मतलब 38 जून ऑन और बिफोर 38 जून आपको डिपॉजिट की रिटर्न DPT 3 में फाइल करनी होगी. ओके, यहाँ पे आपका 73 सबसेक्शन 2 ख़त्म होता है. तो हमने इसमें क्या पढ़ा, 73(2) में हमने ये पढ़ा कि बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी है.
बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग हेल्ड करनी है, रेजोल्यूशन पास करना है आपको। उसके बाद आपको सर्कुलर बनाना है, सर्कुलर में होने लिखना है। उसके बाद अगर डिपॉजिट आपने चार्ज पर रीपेमेंट आप चार्ज क्रिएट करके करोगे तो आपको लिखना है कि डिपॉजिट चार्ज क्रिएट करने के बाद आप पे कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आरओसी को अगर एक्सपायर हो गया 30 दिन एप्लीकेशन फॉर्म देना है डिपॉजिटर्स को। एप्लीकेशन फॉर्म दिया, उसके बाद आपको डिपॉजिटर्स पैसे दे देंगे। आपको एक रिसिट इशू करनी है, उनको रिसिट इशू किया आपने, उसके बाद आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद आप क्या करोगे, एक रिटर्न फाइल करना है आरओसी के साथ फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च के 90 दिन विद इन 90 डेज, जो कि है 30 जून। उसके अंदर अंदर आपको डिपॉजिट की रिटर्न दे देनी है, डीपीटी 3 में आपको ये रिटर्न देनी है। ये सारे पॉइंट जो है ना वो आपके 76 सेक्शन में सेम टू सेम है। 5-6 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं क्योंकि आप पब्लिक से डिपॉजिट मांगते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो 73 में सेक्शन है ये सफिशिएंट है और आपको वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसलिए 73(2) को अगर आपने मेमोराइज अच्छे से कर लिया, स्टेप समझ लिए, तो आप 76 में आपको आसानी होगी। नाउ 74 सेक्शन, ये सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो एक्ट आया था डिपॉजिट, उससे पहले या उस वक्त आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्ट के कमेंसमेंट से पहले आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। इसमें 3 सब सेक्शन है, 74 सबसेक्शन 1, जिसमें ये बोला गया है कि आपको आरओसी को 3 महीने के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है कि मेरे पास इतना डिपॉजिट है जो एक्ट से पहले का है। उसके बाद आपको एक और गाइडलाइन फॉलो करनी है गवर्नमेंट की, वो ये है कि आपको ये डिपॉजिट 3 साल या फिर उसकी जो ड्यू डेट है 3 इयर्स और जो उसकी ड्यू डेट है उसके सेक्शन 2 ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको जो डिपॉजिट आपने उस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले लिया हुआ है वो डिपॉजिट या तो 3 साल या तो फिर जब उसकी ड्यू डेट है, दोनों में से जो भी पहले आता है तब आपको वो रीपेमेंट करना है। सबसेक्शन 2 74 का बोलता है कि गवर्नमेंट चाहे तो आपको कुछ रिलीफ दे सकती है कंपनीज को। रिलीफ क्या होगा कि आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे देगी अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कंपनी की तो। और यहाँ पे जो मैं आपका वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो कंपनी के लिए है, ना कि इंडिविजुअल के लिए है। ऑलराइट, आफ्टर दैट सबसेक्शन 73 सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 में क्या होता है, पेनल्टी आती है कि अगर आप 73(1) और 73(2) को फॉलो नहीं करते हो तो आपको 73 में पेनल्टी पे करना है। पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी ये है कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को डिपॉजिट की अमाउंट, उसके साथ साथ मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ तक पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर इन जो डिफ़ॉल्ट है, जो ऑफिसर्स भी है इस डिफ़ॉल्ट में, तो उन लोगों को मिनिमम 25 लाख विच कैन एक्सटेंड टू 2 करोड़ उतनी पेनल्टी लगेगी और इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक। अगर ये इम्प्रिजनमेंट होती है 7 साल तक तो आपको याद होगा कि डायरेक्टर का चैप्टर है 164, वहाँ पे आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे डायरेक्टर के लिए। इट मीन्स डिपॉजिट इज़ वेरी क्रूशियल इशू एंड आप कभी भी कुछ भी मन में आया वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो डायरेक्टर से। ठीक है, ये पोजीशन से आपके 5 साल तक फिर डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो आपको ये भी याद रखना है कि पेनल्टी है जो बहुत सीरियस है। आफ्टर दैट एक और सेक्शन है जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 75 विच इज़ ऑल्सो फॉर डैमेजेस फॉर फ्रॉड। इट मीन्स ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपने 74 को कंप्लाई नहीं किया है, आपका इंटेंशन ही ऐसा था कि आपको डिपॉजिट फिर से रीपेमेंट करना ही नहीं है, अगर ऐसे आपके इंटेंशन थे तो आपको एडिशनल पेनल्टी लगेगी जो कि सेक्शन 447 में। इट मीन्स 74 की पेनल्टी तो लगेगी, सेक्शन 447 की भी पेनल्टी लगेगी डैमेजेस फॉर फ्रॉड के लिए। ऑलराइट, नाउ आता है सेक्शन 76 कौन सा चैप्टर है, कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन है जहाँ पे आप पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। पब्लिक से कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से वही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जो एलिजिबल है। एलिजिबल कौन है, जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब 100 से ज़्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 500 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे है तो नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो आप एलिजिबल हो, कर सकते हो, मेंबर से कर सकते हो, पब्लिक से नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अब जो पब्लिक है उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन तो होगी, बाकी सब सेम है।
एक तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो जनरल मीटिंग में। कब? जब आप सेक्शन 180 जो बोरोइंग लिमिट्स है, बोर्ड की बोरोइंग लिमिट्स है, उससे आगे नहीं जा रहे हो तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दो। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, आपकी लिमिट्स क्रॉस हो रही है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और तो आपको 73 की जो कंडीशन है वो तो कंप्लाई करनी ही है। उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल करनी है, वो है आपको क्रेडिट रेटिंग लेना है। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग लोगे आप, ठीक है, जो आपको हर साल में एक बार तो ले ही लेना है। और आपकी जो रेटिंग है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग होनी चाहिए। इट मीन्स कोई भी कंपनी, कोई भी आप में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो मिनिमम रेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी रेटिंग मिली और आप एक्सेप्टेंस के लिए आपने जारी कर दिया सारा काम, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो मिनिमम आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी है। बाकी आपको सेम बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, ओआर या फिर एसआर। ओआर कब? जब लिमिट से आगे नहीं जा रहे हैं। एसआर कब पास करना है? जब आप लिमिट से आगे जा रहे हो, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म करना है। सर्कुलर में सेम चीज़ें होनी चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितने हैं, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है, पहले का डिपॉजिट कितना बाकी है, अभी और कितना डिपॉजिटर्स आपको ड्यू है अमाउंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटेड कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये सब आपको डालना है। उसके साथ साथ क्या डालना है? अगर आपने सिक्योर कर रखा है तो सिक्योर डिपॉजिट है, अनसिक्योर्ड है, अगर आपने पार्शली भी सिक्योर किया तो भी वो अनसिक्योर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या डालना है उसमें? चार्ज। अगर आप डिपॉजिट पे कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आपको लिखना है कि ये प्रॉपर्टी पे कंपनी के चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके साथ साथ एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी बनानी है, जो कि होगा डिपिटी 2, जो आपको आरओसी को विदिन 30 डेज आपको सबमिट करना है। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्यों बनानी है आपको? जब आप पब्लिक से पैसे लेते हो तब एक ट्रस्ट होता है पब्लिक का कि कंपनी अच्छी है, तब वो आपको पैसे दे रहे हैं। लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट करते हो तब, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाते हैं। तो कंपनी की जो पब्लिक का पैसा है वो तो डूबेगा ही नहीं इन एनी केस, वॉट एवर माइट बी द कंपनी विल बी डूइंग। और फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सभी का काम ही है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, तो एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपको बनानी पड़ेगी, जो आपको आरओसी को देनी है। कौन से फॉर्म में? डिपिटी 2। इसमें सिर्फ 4 फॉर्म है जो हमने पढ़ा है डिपॉजिट चैप्टर, उसमें सिर्फ 4 फॉर्म है। डिपिटी 1 जो कि किसके लिए है? इशू ऑफ सर्कुलर। दोनों में डिपिटी 1 ही लगेगा, चाहे आप मेंबर को दे रहे हो चाहे आप पब्लिक को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद डिपिटी 2। डिपिटी 2 किसके लिए आएगा? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड के लिए। ऑलराइट, डिपॉजिट चैप्टर में सिर्फ 4 फॉर्म्स है, दैट इज डिपिटी 1, डिपिटी 2, डिपिटी 3 एंड 4। डिपिटी 1 इज फॉर सर्कुलर, जो अब आप मेंबर को भी दे रहे हो और पब्लिक को भी दे रहे हो, दोनों में सेम है, डिपिटी 1। देन इट इज डिपिटी 2 फॉर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, जो आप पब्लिक को दे रहे हो तब आप बनाते हो। डिपिटी 3 इज रिटर्न। डिपिटी 4 जो सेक्शन 74 में आता है, डिपॉजिट जो एक्ट के कमेंसमेंट के पहले आपके पास था, जो आप आरओसी को बाद में बताते हो, उसमें डिपिटी 4 आएगा। ऑलराइट, तो हम कहाँ पे थे? डिपिटी 2 जो हम देते हैं किसको? ट्रस्ट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाते हैं, जो आपको आरओसी को देना है 7 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद सेम आपको वही प्रोसीजर है। आप सर्कुलर, जब आरओसी जस्टिफाई कर देगा सर्कुलर, आपको वो सर्कुलर मेंबर्स को इशू कर, पब्लिक को इशू कर देना है। आपको एप्लीकेशन लेनी है पब्लिक से, फिर आपको रिसीट देनी है 21 डेज में। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आपको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आपको देना है डिपिटी 3 में, ठीक है। कब दोगे आप? विद इन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के विद इन 90 डेज, जो कि आता है 30 जून। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करते हो। कहाँ पे मेंटेन करोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करोगे। ऑलराइट, सो दिस आर द कंडीशंस विच यू हैव टू कंप्लाई विद। आफ्टर दैट आप डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है जो पब्लिक कंपनी एलिजिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो वो अपने मेंबर से कितना कर सकती है? अप टू 35% ऑफ अमाउंट वो अपने मेंबर से ले सकती है। लेकिन अगर कोई एलिजिबल कंपनी है तो वो अपने मेंबर से 10% तक का ले सकती है, अप टू 10%, और पब्लिक से कितना लेगी? अप टू 25%। आप इतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में नोट्स बना कर दिया है।